Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start Newton's second law of motion. Dear student, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्लासिकल फिजिक्स का बैकबोन है। और हमारे फिजिक्स में टू टाइप्स फिजिक्स है, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। हमारे क्लासिकल फिजिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है जिसका मास बहुत ज्यादा हो और वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो, और हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है इसके अंदर हम बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल जिसका वेलोसिटी इज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट हो। तो ये जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स में है इसका बैकबोन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में पेश किया। और जो हमारे क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में बैकबोन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट h ऑफ psi इज इक्वल टू E ऑफ psi, ये हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन, और ये भी न्यूटन सेकंड लॉ से डेराइव हो गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये बैकबोन है क्लासिकल फिजिक्स का। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का परफोर्स मालूम करना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मालूम करना चाहते हो, तो सब के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? डियर स्टूडेंट, व्हेन नेट फोर्स नेट फोर्स मतलब ये है कि बैलेंस फोर्स नहीं है, जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा। कब तक एक ऑब्जेक्ट मोशन रेस्ट में हो हमेशा रेस्ट में रहेगा, कब तक एक जिस्म मोशन में हो हमेशा मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे तो जिस्म हमेशा रेस्ट में रहेगा, जिस्म हमेशा मोशन में रहेगा। तो इसलिए हमने नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, जब मैंने वहां डिस्कस किया कि एक फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाया और दूसरा फोर्स भी मैंने 10 न्यूटन लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वहां नेट फोर्स किस चीज के बराबर था, जीरो के बराबर था। तो जीरो जब बैलेंस फोर्स अप्लाई करे तो जिस्म का स्टेट चेंज नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने नेट फोर्स अप्लाई किया, नेट फोर्स का मतलब ये है अनबैलेंस फोर्स। व्हेन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करे तो खामखा जिस्म में एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन अ बॉडी, द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की वजह से बॉडी ने एक्सीलरेशन पैदा किया, वो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो फोर्स मैंने अप्लाई किया। अगर मैंने ये बात जहन में रख लो, क्या है ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का मतलब क्या है? अगर मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, अगर मैंने कम फोर्स अप्लाई किया तो कम फोर्स अप्लाई होगा। देख लो, द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है, अगर मैंने बहुत ज्यादा बड़ा मास लिया और मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बड़े मास में तो मैंने एक्सीलरेशन कम पैदा करना है, और अगर मैंने मास बहुत छोटा लिया और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो छोटे मास में एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगा। डियर स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकली वी कैन राइट A डायरेक्टली प्रोपोर्शन F। A डायरेक्टली प्रोपोर्शन का F का मतलब ये है कि A एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, F फोर्स ऑफ द बॉडी। सो if I applied large force it will produce large acceleration, if I apply small force so it will produce small acceleration। इसका मतलब ये है। A इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनका क्या मतलब है? A इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है, अगर मैंने मास बहुत लिया तो एक्सीलरेशन कम पैदा होगा, अगर मैंने मास छोटा लिया तो एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को कंबाइन कर लो। जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो हमारा रिजल्ट आ गया A इज इक्वल टू A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाई M। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहता हूं, जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहता हूं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे मैं इक्विलिटी पुट करता हूं और एक कांस्टेंट। तो मैंने इक्विलिटी पुट किया और एक कांस्टेंट, तो A इज इक्वल टू के F बाई M। तो इस आई यूनिट के मुताबिक K का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M और F इज इक्वल टू MA। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट F इज इक्वल टू MA। So this is equation 3 and equation 3 is the mathematical form of Newton's second law of motion. Dear student, we write F is equal to MA. In class 9 and class first year, we can say this is the Newton's second law of motion. ये Newton's second law of motion है, लेकिन ये Newton's second law of motion नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दूसरे चीज के बराबर है। ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में ये है, लेकिन इसको हम ये वैलिड नहीं है, हर जगह पे ये वैलिड नहीं है। देख लो, दिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स हम किस तरह लिखते हैं? del P divided by del T is equal to F। ये हमारे पास क्या है? The rate of change in momentum is called force। Let's suppose हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास m है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। हमने फोर्स अप्लाई किया F। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो जिस्म में ऑब्वियसली एक्सीलरेशन पैदा होगा। जब जिस्म में एक्सीलरेशन पैदा हो गया था तो खामखा एक्सीलरेशन में चेंज आ सकता है ना? होगा, एक्सीलरेशन में चेंज होगा। सो F इज इक्वल टू v2। पहला एक्सीलरेशन कम था, अभी एक्सीलरेशन ज्यादा है। पहला एक्सीलरेशन कम था, अभी एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो देख लो, डेल P का मतलब क्या है? डेल P वी कैन राइट डेल और B हमारे पास बराबर है mv। सो मैंने कंसीडर किया, एक्चुअल नहीं है, रियलिटी में नहीं है, मैंने कंसीडर किया ये जो मास है हमारे पास कांस्टेंट है। मास हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। सो मैंने m लिख किया और डेल v लिख किया। तो डेल v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम किससे मालूम कर सकता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। So del V, we can also write Vf minus Vi। So यहाँ f की बजाय क्या है? V2 है और I के बजाय V1 है। So we can also write V2 minus V1। So put this value in this equation। So del P is equal to del M V2 minus V1। Now इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, सारी यहां डेल P के बजाय जगह पे। तो डेल P डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू F। तो डेल P हमारे पास किस चीज के बराबर है? M into V2 minus V1 divided by del T। तो डियर स्टूडेंट, वी कैन आल्सो राइट V2 minus V1, ये चेंज इन वेलोसिटी है ना। सो F इज इक्वल टू M डेल V डिवाइडेड बाय डेल T। तो ये डेल V डिवाइडेड बाय डेल T किस चीज के बराबर है? ये एक्सीलरेशन के बराबर है। सो F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू MA। तो ये है हमारे पास स्पेशल फॉर्म। इसलिए डियर स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि ये क्यों स्पेशल फॉर्म है और आप लोगों की बुक में क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर क्लास में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये आप लोगों की किताब में है, आप लोगों के कोर्स में है कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इन रियलिटी दिस इज न्यूटन स्पेशल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ है, मैं आप लोगों का बात मानता हूं। अगर हमारा रॉकेट है, क्या है? रॉकेट है।
ये हमारे रॉकेट है, तो इससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। जब ये क्या है, धुआं निकल रहा है जब ऊपर जा रहा है, तो असल की ये धुआं क्या चीज है, ये फ्यूल है और फ्यूल मास है। तो इसके मास में मुसलसल क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए ये ला फिर यह वैलिड नहीं है। दूसरा, अगर कोई जो सर आइंस्टाइन ने कहा 1905 में, उन्होंने दो थ्योरी पेश किया, एक 1915 में और दूसरा 1905 में। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, जो लाइट आ रहा है वैक्यूम या एयर स्पेस में, इसका जो क्या है, ये इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो डियर स्टूडेंट, अगर कोई जिस्म क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूविंग कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, इसका मास में भी चेंज होगा। तो वह भी ये ला पॉसिबल नहीं है, वहां फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो रहा है। तो इसलिए हमने ये डिस्कस किया कि ये क्लासिकल फिजिक्स का क्या हो, बैकबोन हो। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो क्वांटिटीज है। कितना क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का निशान हो। अगर दोनों क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के दरमियान अगर दोनों क्वांटिटी सेम लाइन पे हो, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए, तो ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। फिर हम ये प्रोपोर्शनलिटी क्या कंसीडर करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। मैंने कम फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कम एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, अगर हमने एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरा खुद ब खुद बढ़ेगा, अगर हमने एक क्वांटिटी को घटाया तो दूसरा खुद ब खुद घटेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ के। मैं ये पंखा चलाता हूं, अगर मैंने ज्यादा पंखा चलाया तो हमारे क्या होगा, बिल ज्यादा आ जाएगा। अगर मैंने कम पंखा को चलाया तो हमारा बिल जो है वो कम आ जाएगा। तो इन दोनों पंखा और बिल दोनों के दरमियान क्या है, पेन और बिल के दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हमारा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन एफ है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन एफ है। ज्यादा फोर्स लगाने से ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, कम फोर्स लगाने से कम एक्सीलरेशन पैदा होगा। दूसरा जो है ए 1/m, अगर दोनों क्वांटिटी सेम लाइन पे नहीं हो तो फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। मैंने मास को ज्यादा किया तो एक्सीलरेशन कम होगा, मैंने मास को कम किया तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक क्वांटिटी को कम करते हो तो दूसरा खुद ब खुद कमेगा। अगर जब आप कोई एक क्वांटिटी को ज्यादा करते हो तो दूसरा खुद ब खुद ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।